नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मरकज़ की तरफ से फ़ौज में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भारत बंद का कॉल दिया गया था। इस भारत बंद को कांग्रेस की हिमायत भी हासिल थी। इसका असर मुल्क भर में नजर आया। दारुल हुकूमत दिल्ली में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने दिल्ली के तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा तानाशाही नहीं चलेगी के नारों के साथ कई कांग्रेस कारकुन दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर बैठ गए और पुरअमन तरीके से मरकज की इस भर्ती स्कीम के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। इस दौरान वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम की कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी नजर आई, जहां दिल्ली पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान सड़कों पर दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें नजर आई। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि मुल्क के कई रियासतों में भारत बंद का काफी असर देखा गया। कई रियासतों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। बिहार के 20 अज़ा में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके साथ ही दारुल हुकूमत दिल्ली से मुतसिल उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्शन 144 नाफिज कर दी गई है। फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क भर में जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। एयरफोर्स के बाद आर्मी ने भी अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए पीर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास नौजवान भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भर्ती का पूरा अमल, इसके अलावा सैलरीज को लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई से कराए जा सकेंगे। फौज ने साफ किया है कि अग्निवीर फौज में एक अलग रैंक होगा, ये मौजूदा किसी रैंक के साथ नहीं होगा। 5
ग्रेड में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ग्रेड है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन, जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं पास होगा। अग्निवीर ट्रेड्समैन में 8वीं पास भी चलेगा। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगल के रोज फिर बुलाया है। पीर को राहुल से करीब 10 घंटे पूछताछ की गई। इसी मामले में ईडी कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी से 23 जून को सवाल करेगी। राहुल करीब 11:15 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। राहुल तुगलक रोड में वाक़ घर से निकले तो उनके साथ कार में प्रियंका वाड्रा भी थी। राहुल से ईडी की टीम पिछले हफ्ते यानी पीर के रोज से 4 जुम्मे तक लगातार 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है। जुमे को भी उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देकर उन्होंने पीर तक की मोहलत मांगी थी। पहले हुई पूछताछ में ईडी के अहदेदार राहुल के जवाबों से मुतमईन नजर नहीं आए। वहीं राहुल गांधी ने कहा था कि लगता है अब यहाँ रोज आना पड़ेगा क्योंकि पूछताछ लंबी चलेगी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल के अलावा सोनिया गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी मुलजिम हैं। 2 मुलजिम ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा का इंतकाल हो चुका है। मुल्क भर में अग्निपथ के खिलाफ चल रहे एहतजाज और बंद के दरमियान कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। पार्टी के सत्याग्रह का आज दूसरा दिन है। गुज़िश्ता रोज प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद अहम कायदीन ने धरने में शिरकत की थी। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर अजय मकन ने कहा कि हम जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे और शाम को 5 बजे सदर के नाम मकतूब पेश करते हुए अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कीम लाने से कबल नौजवानों से बातचीत होनी चाहिए थी और पार्लियामेंट में भी बहस होनी चाहिए थी। इस स्कीम को वापस लिया जाना चाहिए। मंच पर उपस्थित निखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव केशव वेणुगोपाल जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अनिल रंजन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण, सांसदगण, पूर्व मंत्रीगण और यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस दल के साथियों, मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दोरंगा जोर से, मेरे देश का झंडा तिरंगा, मेरे देश का झंडा को सलाम करता हूं। आपने बहुत सारा भाषण सुन लिया है, मैं बहुत भाषण नहीं सुनाऊंगा। मैं शायर हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि शायरी की जुबान में आपसे 2 मिनट बातचीत कर लूं। मैं ज्यादा देर आपसे बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट एक छोटी सी कविता के 2 शेर आपको सुनाता हूं। पीछे जो लोग बैठे हैं सबसे मैं अपने दिल के जज्बे में जानता हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपके दिल के भी जज्बे हैं। यहां से शायद 1 किलोमीटर 300 मीटर दूर होगा जहां राहुल जी से पूछताछ हो रही होगी। इस समय उनसे सवाल पूछे जा रहे होंगे और यहां हजारों कांग्रेस का सिपाही बैठ करके अग्निपथ के खिलाफ बिगुल बजा रहा है। तब मैं यहां पर खड़ा होकर के 2 शेर आपको सुनाता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, थके तो नहीं है अभी आप लोग, आपकी थकन नजर नहीं आनी चाहिए। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहां आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो चमन छोड़ के जा सकते हो। मैं जानता हूं आप थके नहीं है, अगर थके नहीं है तो आपका जोश और जज्बा नजर आना चाहिए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। और अगली जो लाइन है उस पर यहां से वहां तक पीछे एक एक हाथ को कसम देता हूं, जो ताली बजेगी वो राहुल जी के सम्मान में बजेगी, उनके हौसले और उनके जज्बे के लिए बजेगी। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के जाएंगे मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। और जाते जाते ये मिसरे बढ़ के जा रहा हूं, नारे नहीं कि हमने ज़मज़म दिया आवे गंगा दिया।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और वजीर आला राजस्थान अशोक गहलोत ने कहा है कि लगातार चौथे दिन पुरअमन मुजाहरा कर रहे कांग्रेस कारकुनों पर पुलिस हमला कर रही है, उन्हें रोक रही है। ख्याल रहे कि राहुल गांधी को ईडी की जानिब से चौथी मरतबा पूछगछ के लिए तलब किया गया है। कांग्रेस कारकुन ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसे लोग फासिस्ट जो बैठे सत्ता में हैं, उनको सत्याग्रह का मीनिंग नहीं मालूम जी। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह होता है, जिसमें हिंसा नहीं होती है, तनाव नहीं होता है, वो अपनी बात कहने का तरीका होता है। दुर्भाग्य से जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह था, उनकी भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार चौथा दिन है जब शांति से सद्भावना से बैठे हुए हैं या अरेस्ट दे रहे हैं अपने आप को, जो कायदा होता है लोकतंत्र के अंदर। परंतु ये लोग जो है, पुलिस जो है, वो उल्टा अत्याचार कर रही कार्यकर्ताओं पर, उल्टा हो रहा है। कल ही मैंने कहा था कि कार्यकर्ता तो शांति से सद्भावना से बैठे हैं और ये पुलिस अत्याचार कर रही कार्यकर्ताओं पर, जगह जगह रोक रही है। हाँ, अगर हिंसा हो, पत्थरबाजी हुई हो, कहीं पर आगजनी हुई हो, तो आपका हक है कि आप अरेस्ट करो, उनको रोको, कार्रवाई करो, मुकदमा दर्ज करो। ये कुछ हो ही नहीं रहा है। ये ऐसा उदाहरण आपके सामने है जहाँ बिल्कुल शांति सद्भावना से बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर जो ईडी के नोटिस दिए गए हैं गलत तरीके से, जो बार बार कहते हैं वो कंपनी ऐसी है जो नॉन प्रॉफिट वाली है, जिसमें 1 रुपया ले नहीं सकता आदमी, चाय तो नहीं ले सकता है, वो कंपनी कानून के अंतर्गत बनी हुई है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? पूरा देश समझ रहा है, पूरे कार्यकर्ता समझ रहे हैं, पूरे देश के कार्यकर्ता में जब भयंकर आक्रोश है कि दिल्ली की सरकार को एहसास नहीं है। एहसास करवाने के लिए कार्यकर्ता आए हैं और मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली सत्य की जीत होगी। देखिए, ये ऐसे लोग फासिस्ट जो बैठे सत्ता में हैं, उनको सत्याग्रह का मीनिंग नहीं मालूम जी। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह होता है, जिसमें हिंसा नहीं होती है। फौज की अग्निपथ स्कीम का कई रियासतों में इसकी मुखालिफत हो रही है, इसको लेकर एहतजाज हो रहा है। कई तंजीमों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। उधर कांग्रेस कायद दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस कायद सुबोध कांत सहाय ने डायस से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए एक मुतनाज़ा बयान दिया। रांची के साबिक एमपी और साबिक मरकजी वजीर सहाय ने अपनी तकरीर में कहा कि ये लुटेरों की हुकूमत देश में आकर पूरी तरह तानाशाही का रूप इख्तियार कर चुकी है। मुझे तो लगता है कि हिटलर की सारी तारीख भी उन्होंने पार कर ली है। हिटलर ने भी फौज के अंदर एक तंजीम बनाई थी, उसका नाम रखा था खाकी। ये सरकार भी उसी की राह पर चल रही है। फिर कहा कि हिटलर की जो राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही सहाय ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो तो नारा लगा रहे थे और ये बहुत पुराना नारा है। रखना होगा कि भाजपा हमारी दो चुनी तीन चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है, और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है। इतना लंबा कतार है शहीदों का। रखना होगा कि भाजपा हमारी
दो चुनी तीन चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को पीर की शाम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने का मशवरा दिया। दरअसल तबीयत खराब होने के सबब उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन की जद में आ गई थी, जिसके बाद सेहत से मुताल्लिक कुछ पेचीदगियों का भी उन्होंने सामना किया था। उन पेचीदगियों को देखते हुए 75 साल सोनिया गांधी को गुज़िश्ता 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की इत्तला दी। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में बताया कि सोनिया गांधी को पीर की शाम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें डॉक्टरों के जरिए घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। मगरबी बंगाल असेंबली में वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकज की मोदी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये बीजेपी की अपनी खुद की फौज बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दिफाई फोर्सेस का सिर्फ एक मुखौटे की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी पूरे मुल्क में अपने गुंडों की एक ताकत बनाने के लिए लॉलीपॉप पेश कर रही है। वजीर आला ने असेंबली के रवां मानसून इजलास के दौरान ऐवान में कहा कि अग्निपथ मंसूबे का ऐलान वजारत दिफा के जरिए नहीं किया गया था, बल्कि मरकजी वजारत दाखिला के जरिए किया गया, जो कि हैरत अंगेज है। ये दरअसल फौज की तरबियत की आड़ में अपना खुद का कैडर फोर्स बनाने के लिए बीजेपी की एक साजिश है। दिफाई फोर्स सिर्फ एक मुखौटा है। बीजेपी पूरे मुल्क में अपने गुंडों की एक ताकत बनाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी के ऐलान के दरमियान ही अपोजिशन लीडर शुभेंद्र अधिकारी की क़यादत में बीजेपी अरकान असेंबली ने मुखालिफत करना और नारे लगाना शुरू कर दिया। वजीर आला ने कहा कि 4 साल की सर्विस के बाद कई लोगों की मुलाजिमत चली जाएगी। मैं उन्हें आपकी रिहाइशगाह पर भेजूंगी और आपको उनकी मुलाजिमत की जिम्मेदारी लेनी होगी। इन तबसरों से नाराज बीजेपी अरकान असेंबली ऐवान के वेल में पहुंच गए और एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी करने लगे। जल्दी बीजेपी अरकान असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। बाद में शुभेंद्र अधिकारी ने मीडिया से कहा कि वज़ीर आला ने इस तरह का तबसरा करके हिंदुस्तानी फौज की बेइज्जती की है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिमार्क्स के बाद से ही नुपुर शर्मा तनाज़ों में घिरी हुई हैं। हाल ही में वेस्ट बंगाल असेंबली में उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया। ये तजवीज़ ममता बनर्जी हुकूमत लाई थी, जिस पर अपोजिशन में हंगामा मच गया और बीजेपी ने इस पर वॉकआउट किया। बालाघाट के लांजी में पुलिस मुठभेड़ में एक खातून नक्सली समेत 3 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने इन नक्सलियों को घेरा। एनकाउंटर की बाज़ाब्ता तस्दीक फौरी नहीं की गई। बता देंगे इस इलाके में नक्सली मूवमेंट पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ा है। लांजी नक्सल मुतासरा इलाका है। लांजी से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खांडापाड़ी के ग्राम कंदला के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस एनकाउंटर में विस्तार दलम प्लाटून 56 और दड़े के साथ दलम के 3 नक्सली ठहरे हुए हैं। पुलिस ने उनके पास से AK-47 राइफल बरामद की हैं। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के छतपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान कल रात छिड़ने वाले तसादुम आराई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू मारा गया, जबकि शुमाली कश्मीर के जिले कुपवारा के लोलाब इलाके में इतवार को छिड़ने वाले इनकाउंटर में शौकत अहमद शेख समेत लश्कर के 4 जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा के छत्ताबिल इलाके में दौरान शब छिड़ने वाले इनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया। ट्वीट में कहा गया कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हुनूज जारी है। गुवाहाटी में इतवार की देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ के फौरन बाद एक परिंदे से टकरा गया। गनीमत थी कि कोई हादसा नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद गुवाहाटी हवाई अड्डे पर फ्लाइट को वापस बुलाया गया। इसके बाद सभी मुसाफिरीन को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में केबल कार ट्रॉली यानी रोपवे दरमियान में फंस जाने की वजह से उसमें सवार 8 नहीं बल्कि 11 सयाहों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी। सभी को बाहिफाजत रस्सी के सहारे महफूज मकाम पर उतार लिया गया और उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन रेस्क्यू का यह अमल इतना आसान नहीं था। कोई भी सयाह केबल कार ट्रॉली से रस्सी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। मर्द और खवातीन सभी डरे हुए थे और रस्सी की मदद से नीचे उतरने से इनकार कर दिया था। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया और फिर एक एक करके सबको महफूज मकाम तक पहुंचा दिया।
केबल कार ट्रॉली में सवार एक सयाह ने इस पूरे वाकये की वीडियो बनाई जो कुछ न्यूज पोर्टल्स पर अपलोड की गई। एक वीडियो में घबराई हुई एक खातून सयाह कहती नजर आ रही है कि सर मैं रस्सी से नहीं उतर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब रेस्क्यू के लिए कुछ लोग केबल कार ट्रॉली में पहुंचे थे और सयाहों से कहा कि सिर्फ यही एक रास्ता निकलने का है, रस्सी के सहारे नीचे उतरा जाए, लेकिन कोई भी सयाह उसके लिए राजी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कुछ खाया ही नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया था, मेरा शुगर का मरीज हूँ मैं। मेरे को 1 घंटा हो गया जी, मेरे को बीपी और शुगर रहता है। मेरे को 1 घंटा हो गया है, बीपी शुगर रहता है और मैं तो काफी कुछ कोशिश तो कर भी रहे हैं। कभी कह रहे रस्सी से उतारेंगे, कभी कह रहे इससे उतारेंगे। हम लोग रस्सी से करने लायक है और जंगल में कहाँ उतरेंगे हम लोग। भाई साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? सर कह रहे क्या कार्रवाई कर रहे? घंटे से बताओ कैसे उतारोगे इन लोगों को? रेस्क्यू करेंगे सर। रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू नहीं उतरेंगे हम रस्सी नहीं उतरेंगे। जब पार आसाम में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। इतवार को 3 बच्चों समेत मजीद 9 अफराद की मौत हो गई, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 71 हो गई। सैलाब के बाद 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 3 अफराद मिट्टी के तोदे गिरने से हलाक हो गए। मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाली तीनों अमवात केचार जिले से हुई हैं। इसके अलावा कम से कम 8 अफराद भी लापता हो गए हैं। इतवार की शाम को रियासत में सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 42 लाख से तजावुज कर गई। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में काछर जिले में 3, बारपेटा में 2 मौत, इसके बाद बिजली, कामरूप, करीमगंज और अदलकोरी अजला में एक मौत वाक़ हुई है। आसाम में मुसलसल बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा रखी है और तकरीबन 5137 गाँव सैलाबी पानी में डूब गए हैं। बारपेटा सबसे ज्यादा मुतासरा जिला है, जिसमें 12,76,000 से ज्यादा लोग मुतासर हैं। इसके बाद 3,94,000 लोगों के साथ दरंग और 3,64,000 लोगों से 3,64,000 से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासर हुए। रियासत के 33 मुतासरा अजला में हालात काफी खराब हैं। बिहार हर साल की तरह इस साल भी सैलाब का खतरा झेल रहा है। कोसी नदी में कटाव का काफी भयानक मंजर देखने लगा है। चंद सेकंड में नदी किनारे बना एक इमारत पानी में समा गई। वहीं 11 नदियों में से 7 का लेवल बढ़ चुका है। अहम तौर पर भागमती, कोसी और कमला बलान नदियों के बढ़ते पानी के लेवल ने तशवीश बढ़ा दी है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न बिहार के 11 जिलों में सैलाब की आहट है। शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और अररिया में बढ़ते पानी के लेवल की वजह से लोगों का माइग्रेशन काफ़ी मुश्किल हो गया है। उधर महकमे मौसमियात ने 5 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में हफ्ते की रात जोमैटो के डिलीवरी बॉय से खाना लेने से कस्टमर ने इनकार कर दिया। वजह थी कि डिलीवरी बॉय दलित था। इल्जाम है कि कस्टमर को जैसे ही डिलीवरी बॉय के दलित होने का पता चला, उन्होंने खाना लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, खानदान के लोगों के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई भी की गई। मन नहीं भरा तो उसके मुंह पर थूक दिया गया। ये पूरा वाकया आशियाना इलाके का है। मुतासरा की तहरीर पर पुलिस ने 2 नोन लोगों के खिलाफ और 12 अननोन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला सिर्फ मारपीट का है। आशियाना के रहने वाले विनीत रावत जोमैटो में डिलीवरी बॉय हैं। हफ्ते की रात उसे आशियाना में ही अजय सिंह नाम के कस्टमर के यहाँ डिलीवरी देने के लिए भेजा गया। वो डिलीवरी लेकर पहुंचा। विनीत ने पुलिस को दी तहरीर में इल्जाम लगाया कि जैसे ही उसने अजय सिंह को अपना नाम विनीत रावत बताया, इस पर वो भड़क गए। उन्होंने गालियां देते हुए कहा कि अब हम तुम लोगों का छुआ हुआ सामान लेंगे क्या। इस पर दोनों में काफ़ी बहस हुई। उसके बाद इस जोमैटो बॉय के साथ मारपीट की गई।
सिद्धू मूसावाला कत्ल मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीर के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सिद्धू मूसावाला कत्ल मामले में शामिल 2 अहम शूटर समेत उनके मॉड्यूल हेड को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से कसीर मिकदार में असलहा और धमाका कै सामान बरामद हुआ। स्पेशल सेल के CPH GS धालेवाल ने कहा कि 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था और तब से स्पेशल सेल इस केस पर लगातार काम कर रही है। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों कोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप ओडिशा की बरसर इख्तिदार पार्टी बीजू जनता दल से तीरतौल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA विजय शंकर दास अपनी शादी में ही पहुंचना भूल गए। जब उनकी गर्लफ्रेंड ने इसकी शिकायत की तो वो बोले कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं था। गर्लफ्रेंड की शिकायत पर MLA के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। MLA की गर्लफ्रेंड का कहना है कि विजय शंकर और उसके घर वालों से बातचीत के बाद ही शादी की तारीख तय की गई थी। लड़की वालों के सभी लोग मुकर्ररा वक्त पर जगत सिंहपुर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए थे। ऐन वक्त पर MLA ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। MLA की गर्लफ्रेंड सोमालिका का कहना है कि वो बीते 3 साल से MLA विजय शंकर दास के साथ रिलेशनशिप में है। MLA ने ही उससे शादी का वादा किया था। इसके बाद उसने 17 मई को शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया। MLA विजय शंकर का कहना है कि उन्हें अपनी शादी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की को अपनी मंगेतर बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो शादी के लिए तैयार हैं और उसी से शादी करेंगे। मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,781 नए मामले सामने आए। इस दौरान 18 लोगों की मौत हुई और 8,537 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। बता दें कि कल यानी इतवार के रोज कोरोना के मुल्क भर में 12,899 मामले सामने आए थे। एक्टिव केसेस 76,000 के पार हो गए हैं। मुल्क में अभी कोरोना के एक्टिव केसेस 76,700 हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.32% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.62% है। इथियोपिया के ओरामिया इलाके में एथनिक वायलेंस में कम से कम 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये ग्रुप्स ने ये उनके एथनिक वायलेंस के चलते ये कत्ल पेश आए हैं। इथियोपिया 11 करोड़ 50 लाख आबादी के साथ अफ्रीका का दूसरा सबसे आबादी वाला मुल्क है। हमले में बाल बाल बचे अब्दुल सईद ताहिर ने कहा कि उन्होंने 230 लाशें गिनी हैं। कुछ मुख्तलिफ खबरें ट्विटर पर और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि इस हमले में मरने वालों की तादाद 300 के पार हो सकती है। पाकिस्तानी टीवी होस्ट और MP रहे आमिर लियाकत की जिंदगी की तरह मौत भी तनाज़ों में उलझ गई है। उनकी मौत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें कत्ल की साजिश का एंगल भी शामिल है। इसी के मद्देनजर पाकिस्तान की कोर्ट ने लियाकत की लाश को खबर से निकालकर पोस्टमार्टम करने का हुक्म दिया। दरअसल अब्दुल अहद नाम के एक शख्स ने इसे लेकर एक पिटीशन दायर किया था। पिटीशन में कहा गया था कि आमिर लियाकत एक फेमस टीवी होस्ट और सियासी कायद थे। उनकी अचानक मौत ने उनके फैंस में शक पैदा कर दिया है। हो सकता है कि जायदाद को लेकर उनका कत्ल किया गया हो। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इस फैसले पर नाराज हैं और इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।